हर कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं, एक नई दुनिया में जन्म लेती है, जहां रहस्य है, रोमांच है और वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। स्वागत है आपका नॉवल की दुनिया 2.0 में, जहां हर एपिसोड खोलता है कल्पना का एक नया दरवाज़ा। शौर्य के कहने पर शेरा ने सभी अर्धमानवों को छाया रक्षकों के चंगुल से निकाल लिया था और साथ ही उनकी इस दशा के पीछे का असली कारण भी पता कर लिया था, जो शौर्य को उसने आते ही शॉर्ट में समझा दिया था। देख बंटाई, ये सब और राजा का वो प्रधान वाला मंत्री होता है ना, उसका मैटर है। साले ने राजा के नाम से खुद ही ऐसा आदेश दे दिया है, जिस वजह से ये कबूतर लोग और बाकी छोटे मोटे ज्वाल लोग को साम्राज्य से भगाया जा रहा है। अपन को लगता है उस नेवले को संभालने के लिए किसी ऐसी नग्न को भेजना चाहिए जिसके आते ही बोले तो उसकी फटनी मांगता है। नागिन का जिक्र होते ही शौर्य के सामने नागशिखा का चेहरा आया और फिर उसने शेरा को देखकर कहा, सही कहा शेरा, ये जानवरों का मामला है तो जानवरों को ही निपटाना चाहिए। वैसे भी अगर किसी हथियार को बिना इस्तेमाल किए ऐसे ही सजा कर रखा जाए तो एक दिन उसे जंग लगना तय है। तभी सम्राट अपनी जगह से उठते हुए बोला, शौर्य, क्या तुम सच में उन लोगों को ये काम सौंपना चाहते हो? शौर्य ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और सभी के सामने स्पेस पोर्टल खुल गया। कुछ ही देर में 4 छोटे बच्चे उसके अंदर से दौड़कर बाहर आए और शौर्य के गले से लिपट गए। उनके पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां निकली और उनके पीछे एक विशालकाय ग्रिफिन बाहर आया। ग्रिफिन को देखकर वहां घास खा रही भेड़े में करते हुए उसके पास आ गई। इससे ये साफ पता चल रहा था कि ये भेड़े ग्रिफिन को कितना पसंद करती है। वो भेड़ जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था, उसने में करके आवाज़ देकर अपने बच्चे को बुलाया और ग्रिफिन के पास चली गई। ग्रिफिन ने उस बच्चे को अपने पंजे में उठाया और उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद उसने उसके माथे पर एक खरोंच मारी। लाल खून उसके माथे से निकलने लगा और कुछ ही देर में उसके अंदर से एक नीले रंग का सिंह बाहर निकला। ग्रिफिन ने आसमान की ओर देखकर एक चीख मारी जिससे जमा बादल हट गए। एक आयाम सम्राट स्तर के जानवर की ये चीख किसी का भी दिल दहला सकती थी, पर भेड़ें बिल्कुल भी इस बात से डरी नहीं, बल्कि उन्होंने भी मुंह ऊपर करके में की आवाज़ निकालना शुरू किया। ये अजीब नज़ारा देखकर शौर्य का सिर घूमने लगा था। तभी नागशिखा बोली, उस खड़ूस को ये भेड़ें बहुत पसंद करती है। वो हमेशा उनका ख्याल रखता है और बच्चों के माथे से सींग निकाल कर देता है। ग्रिफिन के नाखूनों में दोनों तरह की शक्तियां होती है, एक से वो सृजन कर सकते हैं तो एक से विनाश। शौर्य, जो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था, वो चौंक गया। जब सभी लोग उसके सामने आए तो शौर्य ने गरुड़ यानी ग्रिफिन को अपने पास बुलाया और उसे एक बीस्ट कोर दे दी। गरुड़ ने उस कोर को खा लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसके बाद शौर्य ने नागाशिखा को देखा, जिसकी साधना अब आयाम सम्राट स्तर तक खुल चुकी थी, पर शौर्य के दैवी खून के वजह से उसकी शक्तियां किसी स्वर्ग के दायरे के योद्धा जितनी थी। मैंने तुम लोगों को एक विशेष काम के लिए बाहर बुलाया है। तुम लोगों को इस साम्राज्य में हो रहे अन्याय को जड़ से मिटाना है, और उसके लिए तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो सब कुछ शेरा दे देगा। बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि तुम्हारे खिलाफ जो दुश्मन है वो अर्धमानव जानवर है। उन्हें अपना जंगल राज बनाना है तो तुम उन्हें जंगल राज कैसा होता है इसकी झलक दिखा दो और मासूम अर्धमानवों की जिंदगियों बचा लो। ये सुनकर नागशिखा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी शेरा ने उन्हें अपने कूल्हों पर बैठकर मुहिम को समझाया, तो भाई लोग और बहन लोग, तुम्हारा काम बहुत आसान है। तुमको जाके उन लोगों को टपकाने का है जो लोग मासूम बच्चा लोग को परेशान कर रेला है। इन सब का बॉस है एक नेवला जो इस राज्य का प्रधानमंत्री बनेला है। इसको संभालने का काम हम नागशिखा को देते हैं क्योंकि उसका उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होता है। शेरा ने जैसे ही ये कहा, गरुड़ हंसने लगा। ये देखकर नागशिखा को बहुत चिढ़ हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा और शेरा की बात पर ध्यान देने लगी। शेरा ने आगे बताते हुए कहा, बाकी बच्चा लोग कनक के साथ जाएंगे और उन अर्धमानवों को उन दासों के व्यापारियों से बचाएंगे। तभी गरुड़ ने अपनी ओर इशारा करके पूछा, तो शेरा ने अपना कान झाड़ते हुए कहा, तू रहने दे, क्योंकि तू कच्चा नींबू है। तेरे को बोलने नहीं आता तो तू सिर्फ वहां जाकर इनके काम में टांग अदाएगा। ये सुनकर इस बार नागशिखा जोर जोर से हंसने लगी। ये देख गरुड़ से रहा नहीं गया और वो नागशिखा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तभी शेरा बोला, अरे गरुड़, गुस्सा काई को होता है? तुझे बाहर बुलाया है तो तेरे लिए काम होगा ना। देख, अगर भले तेरे को बोलने नहीं आता तो तू लिखकर बात कर सकता है। अपन ने अपनी लाइफ के ज़्यादातर समय लिखकर इच निकाले हैं। अगर तू उस झामू से मदद मांगेगा तो वो तेरे को जरूर मदद कर देगा। शेरा की बात सुनकर गरुड़ बड़ी आशा भरी उम्मीद से शौर्य को देखने लगा। तो शौर्य ने लिखने पढ़ने की जानकारी गरुड़ के दिमाग में ट्रांसफ़र कर दी। गरुड़ ने जब सारी जानकारी दिमाग में भर ली, उसे ऐसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है। उसने तुरंत जमीन पर अपने नाखूनों से लिखा, नागिन अग्निशिखा का जहर खत्म हो चुका है क्योंकि उसके दांत गिर चुके हैं। और बस भाई की कुछ देर तक नागशिखा द्वारा पिटाई हो गई। शेरा ने उसके सिर पर पंजा रखा और बोला, देख, तू कुछ भी बोलने का, पर औरत जात और नहीं लोगों को उनके जहर के बारे में कभी भी नहीं बोलने का। गरुड़ जैसे इस बात को समझ गया हो, उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया।
उसके बाद शेरा ने कुछ सोचते हुए कहा, गरुड़ अब तू लिख सकता है तो ऐसा कर, अपन के पास यहाँ के कबूतर लोगों की महारानी है, तू उसके साथ जा और कबूतर लोगों को बचा लेना। गरुड़ को उसका काम मिल गया था तो वो बहुत खुश हो गया। कुछ देर बाद सभी अर्धमानवों को गरुड़ ने अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर निकल गया। इधर बच्चे भी गांधार साम्राज्य की जानकारी लेकर अपने अपने रास्ते कनक के साथ निकल गई। वहीं नागशिखा ने भी अपना अर्धमानव वाला रूप धरा और साम्राज्य के राजधानी की ओर निकल गई। ये सभी दिव्य जानवर थे, इसीलिए इनकी शक्तियां किसी से भी कम नहीं थी, इसीलिए उनके लिए उड़कर या चलकर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर शौर्य, शेरा, सम्राट और मनीषा भेड़ों के साथ वहीं पर रात को रुक गए। हमेशा की तरह शेरा ने सबके लिए शिकार लाया और मांस को भुनना चालू कर दिया। वहीं शौर्य अपना शाकाहारी खाना खाने बैठ गया। सभी ने मजाक मस्ती करते हुए खाना खत्म किया और सो गए। दूसरे दिन सुबह नन्हे मेमने के चिल्लाने की वजह से सभी की नींद खुल गई। सभी ने देखा कि नन्हा मेमना अपनी मां से दूध मांग रहा था, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं भेड़ों से कुछ दूर पर 50 से ज्यादा लोग घाट लगाए बैठे थे। तभी एक आदमी धीरे से बगल में बैठे अपने साथी से बोला, मित्र, रात को ये भेड़ें कहाँ गायब हो गई थी? और देख, सूर्योदय के साथ ही सभी साफ साफ दिखाई दे रही है। उसका साथी भी धीरे से बोला, इन भेड़ों का मालिक बहुत शातिर है, शायद उसने किसी तरह सारणी बनाकर उन्हें अंदर रखा था, इसीलिए वो हमें रात भर दिखाई नहीं दे रही थी। पर कोई बात नहीं, हम लोग 50 है और भेड़ें भी 50 है, अगर हमें ये मिल जाए तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। तभी उनका मुखिया बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये भेड़ें काफ़ी खास लगती है। गोमू ने जो खबर दी थी वो बिल्कुल सच थी, ये कोई आम भेड़ें नहीं है, इनकी आभा काफ़ी अलग महसूस होती है। तभी एक और आदमी बोला, सरदार आपने सही कहा, कुछ दिनों पहले चौकोर गांव में कुछ लोगों ने इस भेद के दूध के बारे में सुना था। ये दूध किसी अमृत से कम नहीं है, अगर हम इनका सिर्फ दूध भी बेचेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे। इन सभी की आंखों में बहुत ज्यादा लालच झलक रही थी। उनकी नज़र शौर्य के भेड़ों पर थी। तभी सरदार बोला, हम इन भेड़ों को तो बाद में लेकर ही जाएंगे, पर हमें अपने भाइयों का प्रतिशोध भी तो लेना है। इस गरिए ने हमारे गुप्त संप्रदाय के कई लोगों को मारा है और हमारे कई व्यापारी लोगों को भी चौकोर गांव में मारा है, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। उसकी इस बात पर सभी 50 के 50 लोगों ने अपनी मुठिया कस ली और धीरे धीरे घनी झाड़ियों से होते हुए घास के मैदान की ओर बढ़ने लगे जहां भेड़ें घास खा रही थी। इधर शौर्य ने कुछ भेड़ों को अपने पास बुलाकर उनका दूध निकाला और गर्म करके पीने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने एक डकार दी और फिर उठकर अपने कंबल को कंधे पर लिया और चलने लगा। शौर्य अभी भी अपनी ओर आ रहे खतरे से अनजान था और आराम से मैदान में सम्राट के साथ बातें करते हुए टहलकदमी कर रहा था। तभी अचानक एक तीर तेजी से आया और शौर्य के कंधे से टकरा गया। खच की आवाज हुई और वह उसके जादुई कपड़े को फाड़कर उसकी त्वचा के पास आकर रुक गया। पर उसके तुरंत बाद ऐसे कई तीर तेजी से शौर्य और उसके साथियों के तरफ बढ़ गए। शौर्य ने सतर्क होकर चारों तरफ देखा और पाया कि 50 से भी ज्यादा लोगों ने पूरे मैदान को घेर लिया है। साथ ही उन सभी के पास ऐसे तीर है जो बेहद जहरीले और ताकतवर है। क्योंकि शौर्य ने कुछ देर पहले जिस जहर की गंध ली थी उससे सिस्टम ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया था। इसका मतलब था कि अगर वह जहर शौर्य के शरीर में चला गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शौर्य ने सबसे पहले जमीन पर हाथ मारा और पूरे मैदान के बाहर मिट्टी की ऊंची दीवार बना दी और अगले ही पल सभी भेड़ों को एक ही झटके के साथ गायब कर दिया। भेड़ों के गायब होते ही उन हमलावरों ने मिट्टी की दीवार को तोड़कर रख दिया था। सम्राट ने परिस्थिति को समझते हुए तुरंत खुद जमीन में छुपा लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके पास कोई भी कवच नहीं है जिस वजह वह इस जहरीले तीरों से बच पाएगा। वहीं मनीषा और शेरा ने भी एक बड़े पठार के पीछे अच्छे से छुपा लिया। शौर्य फिर भी वहीं मैदान में खड़ा था। तभी शेरा बोला, बिल्लो रानी, अब देख अपना रैम्बो कैसे इनकी बैंड बजाता है। तभी एक धड़ाम की आवाज हुई और वहां मैदान में शांति फैल गई। शौर्य ने अपने हाथ में स्नाइपर राइफल पकड़ी थी। तभी शेरा चिल्लाते हुए बोला, बिल्लो रानी, भीड़ू के पास एक स्नाइपर है, बस अब तो इनकी बचकर रहेगी। मनीषा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो देख सकती थी कि शौर्य के हाथ में जो चीज़ थी उसके अंदर से ही ऐसे आवाज आ रही थी और हर आवाज के बाद एक आदमी मारा जा रहा था। शौर्य ने अपने हाथ की राइफल को मॉडिफाई कर लिया था और इसके अंदर आध्यात्मिक पत्थरों का चार्ज भरा हुआ था। साथ ही गोलियों की जगह भी उसने खास पत्थरों का उपयोग किया था जो कि एक क्रिस्टल की तरह थे। उनकी खासियत ये थी कि शूट होने के बाद ये एक शुद्ध ऊर्जा के गोले में तब्दील होते थे। हमलावर तीरों से हमला कर रहे थे और शौर्य स्नाइपर से। हमलावरों के तीर आकर शौर्य के कवच से टकराकर नीचे गिर रहे थे, पर उसकी गोलियां हमलावरों के सिरों को तरबूजे की तरह फोड़कर निकल रही थी। शौर्य ने बिना रुके लगातार 50 शॉट चलाए और अगले ही पल 50 लोग जमीन पर ढेर होकर गिरे थे। इन लोगों के लीडर को शौर्य ने जान से ना मारकर जीवित रखा था। शौर्य ने बंदूक को कंधे से लटकाया और आराम से उसके पास आया और उससे बोला, हाँ तो बोल भाई, हमारे पीछे क्यों पड़ा था?
शौर्य के इस सवाल पर उस सरदार ने अपने दांत पिसे और खुद की इस दशा पर हंसते हुए बोला, लालच। ये लालच ही आपसे ये सब करवाती है। उसने फिर अपने दर्द को सहन करते हुए कराहते हुए आगे कहा, हम लोग तो सिर्फ प्रत्युष के लिए यहाँ आए थे, पर हमें रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्हें तुम्हारी भेड़ें चाहिए थी। अब एक साथ 50 भेड़ें चुराना आसान नहीं था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने कुछ और साथियों को भेड़ों का लालच दिया और यहाँ लाया। मैं गुप्त संप्रदाय से हूँ और मैं यहाँ सिर्फ प्रतिशोध के लिए ही आया था, पर भेड़ों की लालच में मैंने तुम्हारी शक्तियों को कम करके आका और मैं फंस गया। ये सुनकर शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने सिर्फ मुझ पर हमला किया होता और भेड़ों की चिंता नहीं की होती तो तुम शायद इस जहर के साथ मुझे मारने में यशस्वी हो जाते। खैर, अब पछतावे से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना कहकर शौर्य ने एक गोली उस सरदार के सीने में भी उतार दी। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथ को घुमाया और सारी भीड़ें डायमेंशन से बाहर आ गई। उसके साथ ही जमीन पर हल्का दबाव डाला और सम्राट जमीन से बाहर निकल आया। वही मनीषा और शेरा भी पत्थर के पीछे से बाहर आ गए। उन्हें देखकर शौर्य ने कहा, हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इनके पास जो जहर है वो इतना खतरनाक है कि वो किसी की भी जान चुटकी में ले सकता है। इसीलिए सभी लोग अभी से सतर्क रहो और खुद को इस जहर के संपर्क में आने मत देना। इतना कहकर शौर्य ने अपनी भेड़ों को साथ लिया और आगे चलने लगा। शौर्य सिर्फ जंगलों पहाड़ों से होते हुए जा रहा था, जिस वजह से उसने बिना किसी परेशानी के आधा गांधार साम्राज्य पार कर लिया था। अगले 2 दिन शौर्य के लिए पूरी तरह से शांति भरे थे। इस दौरान शौर्य को सम्राट ने कई सारी ऐसी बातें समझाई जो उसके लिए भी आसान नहीं थी। सम्राट ने शौर्य को मध्य क्षेत्र का पूरा इतिहास समझा दिया, साथ ही वहां की उसके समय की सबसे ताकतवर संस्था की भी जानकारी दे दी थी। वहीं दूर चित्रकूट नगरी में राजा भूषण अपने बेटे महेंद्र के शोक में डूबा हुआ था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ प्रतिशोध बज रहा था। उसे मधुवर्मन ने शौर्य के यहाँ आकर महेंद्र को मारने की बात बता दी, जैसा कि शौर्य ने उसे बताया था। वही चौकोर नगरी को भी राजा दशरथ ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसने सबसे पहला काम यही किया कि उसने दासों का व्यापार सिर्फ एक आदेश देकर बंद करवा दिया था और सभी दास व्यापारियों को अपने राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। क्या शौर्य सच में इस बार किसी मुसीबत में फंसने वाला है? क्या शौर्य की भेड़ें सच में कोई चुराना चाहता है? कौन है वो लोग जिन्हें शौर्य की खास भेड़ों पर मना चुका है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। सभी दिव्य जानवरों को उनके कामों पर भेजने के बाद शौर्य और उसके साथियों ने गुप्त संप्रदाय के हमले को पलट कर रख दिया था। उसके बाद शौर्य अपने साथियों को सतर्क करके गांधार साम्राज्य के मध्य तक पहुंच गया था। साम्राज्य के मुख्य राजधानी से 1000 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर एक और बड़ा शहर बसा हुआ था। इस शहर में पहुंचते ही शौर्य को बिना किसी रोक टोक वहां के सिपाहियों ने कुछ कर लेकर उसे शहर के अंदर जाने दिया। यहां आते ही उसकी अनोखी भीड़ों ने शहर के लोगों का ध्यान खींच लिया था। वहीं न उनसे कुछ दूरी पर कुछ काले सायों के कान खड़े हो गए। उनकी नज़रें शौर्य के साथ चल रही भीड़ों पर नहीं बल्कि शौर्य के बगल में खड़ी लड़की पर थी। जैसे ही शौर्य अपनी भीड़ों के साथ शहर में प्रवेश करता है, लोग अपने काम छोड़कर उसकी एक सींग वाली भीड़ों को देखने वहां पहुंच जाते हैं। शौर्य को इन लोगों की नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था। बस वो सतर्क रह सकता था कि कोई आकर उसकी भीड़ें चुरा ना ले। जब शौर्य का कारवां चलते हुए मुख्य रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते के बगल में बने होटल के ऊपरी माले पर एक खिड़की से एक नौजवान लड़का ये सब कुछ देख रहा था। उसकी नज़र शौर्य के भीड़ों पर थी और उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य की सभी भीड़ें दिखने में एकदम खाते पीते घर की लग रही थी, इसीलिए उनका मांस भी काफ़ी बड़ी कीमतों पर बेचा जा सकता था। वहीं उनकी ऊन और सिंग भी काफ़ी ऊंचे दामों पर बेचे जा सकते थे, क्योंकि ये सभी अनोखी भीड़ें थी। इन सभी से अनजान शौर्य चुपचाप अपनी भीड़ों को लेकर आगे चले जा रहा था। जब वह एक भोजनालय के पास पहुंचा तो भोजनालय के मालिक ने वहां आकर उसका स्वागत किया और उसे अंदर लेकर आया। मालिक ने भीड़ों को बाड़े के अंदर लाया और उनके ठहरने के लिए जगह दी। शौर्य ने अपनी भीड़ों को बाड़े में बंद किया और अदृश्य सारणी की रचना कर डाली। उसे आज इस शहर में आने के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी भीड़ों को चुराने वाला है। इसीलिए उसने एक अदृश्य हत्यारण सारणी को उनके आसपास रच डाला था। शेरा, जो खुद सारणी रचने में इतना एक्सपर्ट था, उसने जब ये हत्यारण सारणी देखी उसका भी मुंह बन गया। भीड़ों को छोड़ने के बाद अपने साथियों के साथ शौर्य भोजनालय में जाकर बैठ गया। उसने यहाँ आकर अपने लिए शाकाहारी भोजन मंगवाया और बाकियों ने मांसाहारी भोजन मंगवाया। पर जब शेरा को कुर्सी पर बैठा देखा तो उस मालिक ने तुरंत कहा, महोदय, हमारे यहाँ कुत्तों के लिए भोजन नहीं है। ये सुनकर शौर्य और उसके साथी फुसफुसाकर हंसने लगे। शेरा का मुंह बिगड़ गया। शेरा ने टेबल पर पंजा रखा और बोला, अबे ओ चाचा, तेरे को अपन कुत्ता दिखता है क्या? माना कि अपनी शक्ल कुत्ते जैसी है, मगर अपन तुम इंसान लोग से काफ़ी समझदार है। इसीलिए मेरे लिए खास भुना हुआ बकरे का मांस लेकर आ।
ये सुनकर वह मालिक लगभग अपनी जगह से गिरते गिरते बच गया। उसने हड़बड़ाते हुए वहां जाते हुए कई बार मुड़कर शेरा को देखा और किचन में जाकर ऑर्डर बताने लगा। कुछ ही देर में उनका खाना आया और सभी ने बैठकर अपना खाना खाना शुरू किया। पर तभी शहर के कुछ सिपाही और एक जवान लड़का अंदर आए। उस लड़के ने भी गरिए का भेष धारण किया था। उसने अंदर आते ही चिल्लाते हुए कहा, ये रहे वो लोग जिन्होंने मेरी भेड़ें चुराई है। इन्होंने मुझे मारकर मेरी भेड़ें चुराकर यहाँ खाना खा रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य और उसके साथियों ने भी अपनी नज़रें उस ओर फेरी तो पाया कि शहर के कुछ सिपाही एक जवान लड़के साथ खड़े हैं। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी और उसने गरिए की तरह हाथ में लाठी और कंधे पर कंबल डाला हुआ था और शौर्य को गुस्से से देख रहा था। उन सिपाहियों ने आकर शौर्य पर अपने भले तान दिए और उसे उनके हवाले करने के लिए कहा। शौर्य अचानक आए इन बदलावों से दंग रह गया था। उसने उन सिपाहियों को देखकर कहा, ये क्या मजाक है? भला मैं इसकी भेड़ें कैसे चुरा सकता हूँ? ये तो मेरी अपनी भेड़ें है। तभी वह लड़का फिर एक बार चिल्लाते हुए बोला, देखा आप लोगों ने चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम मुझ गरीब को लूटकर ऐसे कैसे आराम से खाना खा सकते हो? अरे पापी चोर कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कहने के लिए? तभी वहां मौजूद लोगों को भी उस लड़के की बातों में सच्चाई लगने लगी। उन्होंने भी उसकी तरफदारी करते हुए कहा, देख बेटा, अगर तुमने इसकी भेड़ें चुराई है तो चुपचाप उसे वापस कर दे। ये जगतपुरी है और यहाँ न्याय, हम ऐसा न्याय करते हैं कि अपराधी की 7 पुश्तें भी उसे नहीं भूल पाती। अरे बेशर्म चोर कहीं के, तुझे क्या लगा कि तू ऐसे दिन दहाड़े भेड़ों को चुराकर बच सकता है? तुझे ये समझना चाहिए कि चोरी करने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, इसीलिए बेहतर होगा कि तू चुपचाप इस लड़के को उसकी भेड़ें वापस दे दे। शौर्य उन सभी को शांति से देख रहा था मगर उसका दिमाग खिसकना शुरू हो चुका था। तभी शेरा ने टेबल पर चढ़कर उस लड़के को देखते हुए कहा, अबे भेड़ चोर, तेरी ऐसी की तैसी, अगर तूने अपना ये नाटक बंद नहीं किया ना तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू जीवन भर अपन का नाम नहीं भूलेगा। पहले तो पूरा भोजनालय शेरा की बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि बोलने वाला कुत्ता उन्होंने पहली बार देखा था। पर जब उन्होंने उसकी बातें ठीक से समझी उनका मुंह टेढ़ा हो गया। एक ने तो तुरंत बोला, हे भगवान, देखो इनका कुत्ता भी दिन दहाड़े गालियां दे रहा है। बेशर्म मालिक और उसका बेशर्म कुत्ता। सिपाहियों ने जब देखा कि आम लोग भी इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने फिर एक बार अपना भाला शौर्य को चुभाया और कहा, इस लड़के की शिकायत के अनुसार तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारे महाराज के सामने जाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। इतना कहकर सिपाह शौर्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़े पर शौर्य ने उन्हें झटके से दूर किया और उस जवान लड़के की ओर सख्त भाव से देखते हुए कहा, बेटा, तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है और किससे उलझ रहा है, क्योंकि मुझे जो बेवजह परेशान करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होती है। शौर्य की धमकी सुनकर उस लड़के ने फिर एक बार डरने का नाटक करते हुए सिपाहियों को देखकर कहा, देखा आप लोगों ने, ये मुझे आप सभी के सामने कैसे धमका रहा है। चलो महाराज के पास, मुझे भी देखना है कि तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करते हो। चोर तो चोर, ऊपर से सिर जोड़। ऐसा कहकर उस लड़के ने शौर्य को एक कुटिल मुस्कान दी। उसकी मुस्कान सिर्फ शौर्य को ही दिखी पर शौर्य ने तुरंत खुद को शांत किया और उस लड़के को वापस एक शैतानी मुस्कान दिखाई। उस लड़के ने जब ये देखा तो उसकी दिल की धड़कनें चुप गई। कुछ देर में शौर्य और उसके साथ शहर के राजा के सामने थे। राजा ने शौर्य और उसके साथियों को एक नज़र देखा, फिर उस जवान लड़के को देखा जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। राजा ने थोड़ी आवाज में सख्ती लाते हुए शौर्य से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने इसकी भेड़ें चुराई है? उस पर शौर्य ने शांति से जवाब दिया, भला मैं क्यों मानूं? ये मेरी भेड़ें है और मैं इसकी भेड़ें क्यों चुराऊंगा? ये सुनकर राजा ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि ये भेड़ें तुम्हारी है? ये सुनकर उस लड़के ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोला, अब ये कैसी समस्या है महाराज? भला मैं अनपढ़ मेरे गूंगे जानवरों को अपना होने के लिए क्या सबूत दे सकता हूँ? मेरी भेड़ें खास है, बस मुझे इतना ही पता है। मेरे पिता को इन्हें एक आश्रम के साधु ने दिया था। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 भेड़ें थी और आज 50 हो गई है। इतनी मेहनत से मेरे परिवार ने इन्हें इतना बड़ा किया था। अब इस बात के लिए मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ? उस लड़के की बात सुनकर राजा ने शौर्य से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये भेड़ें तुम्हारी है? तो शौर्य ने बड़े आराम से कहा, मेरी भेड़ें ही मेरा सबूत है। आप मेरी भेड़ों से ही पूछ लीजिए। जब शौर्य ने ये कहा तो पूरा दरबार उस पर हंसने लगा। राजा ने लोगों को शांत किया और कहा, ठीक है, फिर हम हमारा फैसला भेड़ों को देखने के बाद ही करेंगे। जाओ, जाकर भेड़ों को लेकर आओ। उसका आदेश मिलते ही सैनिक वहां से भेड़ों को लाने के लिए जाने लगे। तभी शौर्य ने कहा, रुकिए महाराज, मेरी भेड़ें इस वक्त सख्त सुरक्षा घेरे में है। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने या चुराने के विचार से उनके पास जाएगा तो वो बेमौत मारा जाएगा। जब राजा ने ये सुना तो उसे ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने शौर्य की बात पर यकीन करना सही समझा। फिर राजा ने कुछ सोचा और अपने दरबारियों के साथ शौर्य को लेकर खुद उस बाड़े के पास पहुंच गया जहां भेड़ें रखी गई थी।
मगर यहाँ आकर उसने जो देखा वो बहुत ही खतरनाक नज़ारा था। उसके सामने 20 से ज़्यादा लोगों की लाशें थीं जिनके शरीर टुकड़ों में बटे थे। ये नज़ारा देखकर खुद राजा भी एक पल के लिए चौंक गया। तभी शौर्य ने आगे बढ़कर अपनी सारणी को हटा दिया और भेड़ें सारणी से बाहर निकाली। राजा ने खुद को शांत किया और उस जवान लड़के के चेहरे की ओर देखा। उस लड़के ने फिर एक बार अपनी एक्टिंग करते हुए भीड़ों की तरफ दौड़ लगाई और कहा, मेरी भीड़ें, मेरे बच्चे यहाँ आओ। ऐसा कहकर जैसे ही वह भीड़ों के पास पहुंचा, अचानक एक लंबा चौड़ा बकरा आगे आया और उसने एक जबरदस्त ठोकर के साथ उस लड़के को ऊपर उछाल दिया। अगले ही पल बाकी भीड़ों ने उछल उछल कर उस नौजवान लड़के को अपने खुरों से रौंदना शुरू कर दिया। उस लड़के की दर्दनाक चीखें निकली और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, पर वहां मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सारी भीड़ें एक नियोजित तरीके से उसे सींग मार मार कर घायल कर रही थी। वह लड़का पूरी तरह खून में भीग चुका था। जब भीड़ों को लगा कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है, वो तुरंत पीछे हट गई। राजा, जिसने ये सब कुछ देखा था, वो हैरान होकर उस लड़के की हालत को देख रहा था। उस लड़के ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लो। ये भीड़ें मेरी नहीं है, मैंने झूठ कहा था, ये मेरी भीड़ें नहीं है, मुझे बचा लो महाराज। उस लड़के को अपनी गलती मनाते देखकर राजा को अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। वो समझ गया कि इस लड़के ने इन सभी लोगों को बेवजह परेशान किया था। इसीलिए महाराज ने भी उस लड़के को नज़रअंदाज किया और शौर्य को देखते हुए कहा, लगता है यहाँ कोई गैर समझ हुआ है। इस लड़के ने सभी को गुमराह करने की कोशिश की है, तो इसे अभी के अभी कैद करो और बंदी गृह में डाल दो। जब सभी को पता चला, उन्होंने भी उस लड़के को गुस्से से देखा। उस लड़के ने उन्हें शौर्य से भीड़ें चुनाव लिए ऐसी चाल चली थी, पर उसे क्या पता था कि शौर्य की भीड़ें सिर्फ उसकी ही बात सुनती है और बाकी लोगों को वो सिर्फ एक शिकार समझती है। वही खड़ा शेरा तपाक से बोला, ये क्या रे, ये भीड़ें घास खाती है या मांस? क्या धोती है यार? ये सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे, पर राजा की नज़रें अभी भी वहां पड़ी लाशों पर थी। ये सभी लोग इस शहर के जाने माने चोर थे। राजा ने शौर्य की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, ये गरिया दिखने में कितना आम लगता है, पर इसकी सारणी इतनी खतरनाक थी कि उसने बड़े से बड़े चोरों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे सारणीकर्ता अगर हमारे राज्य से जुड़ जाए तो गांधार में मेरा राज्य सभी से ताकतवर हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हुए राजा ने शौर्य से पूछा, गरिया, अगर ऐसा होगा तो कि तुम मेरे राज्य के मुख्य सारणीकर्ता बन जाओ और मैं तुम्हारी भीड़ों का ख्याल रखने के लिए मेरे लोग लगा दूं, तो क्या तुम हमारे मुख्य सारणीकर्ता बनोगे? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और फिर राजा को उसने ना में हाथ हिलाते हुए कहा, महाराज, क्या आप भी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं? मुझे ये एक ही सारणी आती है जो मुझे रास्ते में एक साधु ने सीखे थी। इसके अलावा नई अनपढ़ गरिया हूँ। मुझे भेड़ चराने के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं ये दायित्व नहीं ले सकता। ये सुनकर राजा को ऐसे लगा कि सामने वाला उसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझ रहा है, पर वहां मौजूद लोगों के सामने राजा ने अपनी शंका जाहिर करना जरूरी नहीं समझा और हंसते हुए वहां से चला गया। शौर्य ने भी अपनी भीड़ों को बाड़े से बाहर निकाला और वहां से चला गया। उसने एक नज़र उठाकर भी वहां गिरी लाशों को नहीं देखा। शौर्य ने इस बार बिना रुकावट के शहर का निकास दरवाजा पार किया और बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने मुख्य राजधानी की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ा और भीड़ों को चराते हुए जाने लगा। इस बार उसके सामने बहुत सारे खेत थे, जिस वजह से वो अपनी भीड़ों को यहाँ फसलों से होते हुए नहीं लेकर जा सकता था। लगभग शाम होने आई थी। उस वक्त तक शौर्य शहर से काफ़ी दूर आ चुका था। यहाँ से आगे का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। तभी कुछ काले साए शौर्य के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने शौर्य को धरती के निंजा की याद दिलाई। ये सभी लोग अपने शरीर से कातिलाना आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनमें से एक ने आगे आकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी मनीषा, आपको आपके पिता पूरे साम्राज्य में ढूंढ रहे हैं। आपको अब वापस चलना चाहिए। ये सुनकर मनीषा ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, मैं उस कैदखाने में नहीं जाऊंगी। कह देना अपने महाराज को कि राजकुमारी मनीषा को दास व्यापारियों ने पकड़कर दूसरे राज्य में बेच दिया है और अब उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उन लोगों का नेता गुस्से से बोला, राजकुमारी, अब आपका बचपना कोई सहन नहीं करेगा। आपकी वजह से महाराज ने सभी लोगों को आपको ढूंढने भेज दिया है। महाराज ने पिछले कई दिनों से कोई नई मुहिम हाथ में नहीं ली। ऊपर से साम्राज्य में दिव्य जानवरों ने छाया रक्षकों को पकड़कर मारना शुरू किया है और सम्राट के महल में भी अब क्या हो रहा है, हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर मनीषा ने इतराते हुए कहा, ये तो उनके कर्मों के फल है। उन्हें किसने कहा था कि कमजोर जातियों को साम्राज्य से बाहर निकालने के लिए? क्या मनीषा इन लोगों के साथ अपने कुल वापस चली जाएगी? क्या शौर्य इसमें बीच बचाव करेगा? क्या शौर्य बिना किसी पंगे के गांधार साम्राज्य को पार कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य और उसके साथियों को मार्जार कुल के योद्धाओं ने घेर लिया था।
मार्जार कुल के योद्धाओं ने मनीषा को अपने साथ चलने की जिद पकड़ रखी थी और मनीषा किसी जिद्दी राजकुमारी की तरह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं उन योद्धाओं की बातें सुनकर शौर्य को अपने आध्यात्मिक जीवों के काम का ब्यौरा भी मिल गया था। जब मनीषा अपनी जिद पर अड़ गई कि वो वापस नहीं जाएगी तो उन योद्धाओं ने उनके साथ चलने का निर्णय ले लिया। शौर्य को उन्हें अपने साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, वो किसी गोंद की तरह उनसे चिपक गए थे। मनीषा बार बार उन्हें वापस जाने के लिए कह रही थी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं उन योद्धाओं में से 2 लोगों ने वापस मार्जार कुल जाकर राजा को मनीषा के बारे में बता लिया। मार्जार कुल का वर्तमान राजा मनोज एक ऐसा योद्धा था जिसने जब भी कोई काम लिया है उसे उसने 100% के साथ पूरा किया था। मार्जार कुल के कातिलों को दूर दूर से बुलावा आता था और उन्हें लोगों को मारने का काम मिलता था, इसलिए मनोज का दबदबा दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पिछले 1 हफ्ते से उसे समेट की तरफ से बार बार बुलावा आ रहा था, पर अपनी बेटी की वजह से उसने सम्राट के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया था। जाहिर है उसे इस बार इन हमलावर दैवीय जानवरों को मारने के लिए बुलाया गया था। पिछले 2 दिनों से लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। उसे अब थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने अपने लोगों से छानबीन करवाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पूरे साम्राज्य में कुछ दैवी जानवरों ने हाहाकार मचा रखा था। मनोज इन बातों से काफ़ी परेशान हो चुका था। तभी उसका एक सैनिक जो मनीषा की खबर लेकर आया था उसने उसकी जगह राजा को बता दी और मनीषा की जिद के बारे में भी बता दिया। पर उस सैनिक ने राजा को शौर्य के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा था। राजा मनोज ने सीधा खुद जाकर अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला किया और वह मनीषा जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते उसकी ओर निकल गया। इधर शौर्य और उसके साथी पिछले 2 दिनों से मार्जार कुल के लोगों की वजह से हमेशा सतर्क रहकर अपना सफ़र कर रहे थे। जब रात के समय शौर्य और उसके साथ एक जगह डेरा डालकर रुक गए, उसी वक्त अंधेरे से एक ताकतवर साया उभर आया और बिना किसी को महसूस हुए मनीषा की बगल में प्रकट हो गया। चांद की हल्की रोशनी और सामने जल रही आग की वजह से सभी ने उस काले साए को मनीषा की बगल में देखा और शौर्य ने अगले ही पल अपनी आयाम शक्ति का उपयोग करके उस पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में शौर्य ने अपने सामने के स्पेस से उस साए बगल के स्पेस तक एक रास्ता बनाया और उस साए को एक ही हमले में दूर उड़ा दिया। जैसे ही शौर्य आगे बढ़कर अपना दूसरा वार करके उसे खत्म करने वाला था, मनीषा ने उस साए का चेहरा देखा और जोर से चिल्लाई, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर शौर्य अपने रास्ते में रुक गया और उस साए को ध्यान से देखने लगा। शौर्य को महसूस हुआ कि वो इससे के साधना स्तर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। साथ ही उसने इस साए को अपने आसपास भी बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। वो तो ये साया उसे अचानक नजर आया, इसीलिए उसने उस पर ऐसा हमला किया, वरना अगर उसका ध्यान किसी और चीज़ पर होता तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पाता कि वो साया कब उसके पास पहुंच गया है। वहीं शौर्य का एक ही हमला झेलने के बाद वह साया काफ़ी हद तक घायल हो चुका था, पर उसे भी तो शौर्य की साधना बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। तभी शेरा की पीछे से आवाज आए, अबे झंडू तुमने तो इस बिल्लो रानी के बाप को ही थोप दिया। देख जरा वो जिंदा है या नहीं, वरना बिल्लो रानी बुरा मान जाएगी। ये सुनकर शौर्य वापस वर्तमान में लौटा। तभी मनोज यानी वहीं काला साया मनीषा की मदद से उठकर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी बगल से गोली निकाली और उसे निगल लिया। कुछ देर में ही उसके अंदरूनी घाव भर गए। घाव भरने के बाद वह आखिर मनीषा से बोला, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितनी चिंता में था, और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है? अपने पिता की इतने सारे सवालों की बौछार सुनकर मनीषा ने पहले खुद को शांत किया और मनोज को लाकर शौर्य के सामने बिठा दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया, पिताजी मैं वैसे तो थोड़ा बाहर घूमने निकल आई थी, पर मैं जंगल में रास्ता भटक गई और इन लोगों से चित्रकूट साम्राज्य में इन लोगों से मिली। ये शौर्य है और ये सम्राट है, और इन दोनों के साथ ही मैं वापस गांधार लौट पाई हूँ। पर इन दिनों मुझे कई सारी बातें सीखने को मिली और मैंने अब अपना मन बना लिया है कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी और मेरा ये फैसला अंतिम फैसला है। पर तभी शेरा खड़ा हो गया और बोला, अरे बिल्लो रानी तू अपन का इंट्रो नहीं देगी क्या? शेरा ने अपना पंजा उठाया और मनोज को दिखाते हुए बोला, अपन को लोग शेरा बोलते हैं और अपन इधर का गार्ड डॉग है, मतलब रक्षक कुत्ता, एक्सपर्ट इन सारणी फॉर्मेशन। ये सुनकर मनोज को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बस उसे इतना पता चला कि इस कुत्ते का नाम शेरा है। मनोज ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी सम्राट ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, महोदय आपको ऐसे आना नहीं चाहिए था, इस बार आपकी जान भी जा सकती थी। एक तो हमारे पीछे कई शत्रु पड़े हैं। ये सुनकर मनोज का मुंह बन गया और अपना सिर हिलाने लगा। तभी शौर्य ने ध्यान दिया कि मनोज और मनीषा का चेहरा काफ़ी हद तक मिलता है। मनोज ने अपने गले को साफ किया और कहा, मेरा नाम मनोज है और मैं मार्जार कुल का वर्तमान राजा हूं और एक अभागा पिता भी जिसकी बेटी उसके प्रेम को कैद समझती है। ऐसा कहकर मनोज किसी बच्चे की तरह रोने लगा। उसका विशाल शरीर किसी वाइब्रेट पर रखे मोबाइल की तरह हिलने लगा। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। तभी मनीषा ने गुर्राते हुए कहा, पिताश्री इस बार आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते।
आपकी इन्हीं आंसुओं की वजह से मैंने सगाई की थी, पर नतीजा क्या निकला, वो चेतक कुल का लड़का मेरे अपने मामलों में भी टांग अड़ाने लगा। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर इस बार उसने कोई होशियारी दिखाई तो मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगी। तभी शेरा तपाक से बोला, अरे बिल्लो रानी, तुझे कहना चाहिए कि तू उसका मुंह नोच लेगी, क्योंकि बिल्लियां अक्सर ऐसा ही करती है। तुम अपने आदत ऐसे नहीं छोड़ सकती। शेरा का ये जोक सुनकर सम्राट और शौर्य पेट पकड़कर हंसने लगे। लेकिन इधर मनोज और मनीषा दोनों भी शर्म से पानी पानी हो गए। इतनी देर से शौर्य ने मनोज के साथ बिल्कुल भी बात नहीं की थी, पर अब उसने एक सवाल पूछ लिया, तो महाराज आपको तो अच्छे से पता होगा कि दिव्य जानवरों ने कहाँ तक साम्राज्य में सेंध लगाई है। शौर्य की तरफ से ऐसे सवाल की मनोज ने उम्मीद नहीं की थी, फिर भी उसने शांति से जवाब दिया, अभी तक मुझे मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री और दरबार के सभी लोग पिछले 2 दिनों से संपर्क से बाहर हो गए हैं। वहीं छोटे सम्राट इस वक्त आराम से महल में घूम रहे हैं। फिलहाल लगता है कि सम्राट को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ अंदर की खबरों के अनुसार एक लड़की ने आकर महल पर कब्जा कर लिया है। ये अर्धनागिन जाति की एक शक्तिशाली योद्धा है। वहीं खग जातियों को एक विशाल पक्षी ने अपने शरण में ले लिया है और उसने कई खग जातियों के लोगों को दास व्यापारियों के चंगुल से छुड़ाया है। और साथ ही उन दास व्यापारियों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। फिर मनोज ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, पूरे साम्राज्य में छाया रक्षक दलों को 5 लोगों ने, मतलब 5 दिव्य जानवरों ने चुन चुनकर मारना शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में छाया रक्षक दलों ने कमजोर जाति के लोगों को पकड़ पकड़कर भरी साम्राज्यों के दास व्यापारियों बेच दिया था, और इसी की भड़ास उन 5 जीवों ने छाया रक्षक दलों पर निकालना शुरू किया है। ये सब सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। मनोज को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने शौर्य से और कुछ नहीं पूछा। फिर मनोज ने विषय को बदलते हुए शौर्य से कहा, क्या आप हमारे राज्य आना चाहेंगे? हमारे यहाँ आपकी भेड़ों के खाने पीने के लिए बहुत सारे खुले मैदान हैं। ये सुनकर शौर्य को अजीब लगा, पर उसने इस चिपकू लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए तय किया कि वो मारजार कुल के राज्य में चला जाएगा। शौर्य ने ये सोचकर मनोज को तुरंत उसके साथ आने के लिए हाँ कह दी। पर शौर्य की हाँ सुनकर मनीषा के सभी अरमानों पर पानी फिर गया था। उसका मुंह किसी गुब्बारे की तरह फूल गया, पर उसने बाकी कुछ नहीं कहा और गुस्से से उठकर उसके लिए बनाए गए तंबू में जाकर सो गई। वहीं शौर्य और सम्राट वहीं घास पर दो गए और शेरा भेड़ों के बीच जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने अपनी भेड़ों को साथ लिया और मनोज और उसके आदमियों के साथ मारजार कुल के लिए निकल गया। सम्राट के मुताबिक उसके समय में भी मारजार कुल हत्यारों की सूची में सबसे ऊपर था, और उसकी ये प्रतिमा आज भी वैसी ही है। जब सभी लोग मर्ज कुल के मुख्य शहर में पहुंचे तो शौर्य देखा कि वहां सड़क पर सभी बिल्लियों से संबंधित जाति के लोग रास्ते पर घूम रहे थे, पर एक भी बिल्ली जाति का व्यक्ति यहाँ नहीं था। यहाँ उसने कुछ चिता, तेंदुआ और अन्य जाति के लोग भी देखे, जैसे कि आधे बाघ जाति के लोग भी। सभी में एक समानता थी, इनके सभी के मर्दों के मुंह पर बिल्लियों जैसी मूंछें थी, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6 बाल उगे हुए थे, बाकी पूरे ऊंट साफ थे। ये देखने में काफ़ी मज़ेदार था। उन सभी के सिर के ऊपर कान थे और कुछ के शरीर पर धारियां थी तो कुछ के शरीर पर धब्बे थे। जब मनोज ने प्रवेश द्वार से शौर्य के साथ शहर में प्रवेश किया तो सभी की नज़रें भी उन पर ही टिक गई थी। शौर्य भी वहां मौजूद लोगों को घूरे जा रहा था, क्योंकि उसके जानकारी के अनुसार इन लोगों की आदतें लगभग असली जानवरों की तरह ही थी। शहर बाकी मामलों में एक आम समरलोक के शहर की तरह ही था। यहाँ आने के बाद शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके पूरे शहर को छान मारा और उसे एक खास जगह का पता चला। उसने मन ही मन उस जगह को सिस्टम की मदद से मार्क कर लिया और मनोज के पीछे पीछे महल की तरफ बढ़ गया। मारजार कुल का महल काले पाषाण पत्थरों से बना हुआ था। उसकी भव्यता सिर्फ देखने से बनती थी। जब मनीषा महल के गेट पर पहुंची तो एक औरत अंदर से बाहर हाथों में पूजा का थाल लेकर आई। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पर सुनहरे आभूषण पहने थे। शौर्य ने गौर किया कि महल के मारजार कुल के लोगों ने काले कपड़े ही पहने थे। उस औरत ने मनीषा को गले लगा लिया और उसकी आरती उतारने के बाद मनशा को महल के अंदर आने का इशारा किया। ये औरत कोई और नहीं मनीषा की मां थी। शौर्य अभी अचंभे से सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसे मनोज ने अपनी भेड़ों को महल के पीछे के मैदान में भेजने के लिए कह दिया। शौर्य ने बिना देरी किए अपनी भेड़ों को महल के पीछे बने मैदान में भेज दिया। शौर्य ने अपनी भेड़ों को वहां छोड़ा और महल के आगे वाले हिस्से में पहुंच गया। शौर्य, सम्राट और शेरा तीनों महल की भव्यता को निहार रहे थे, पर उन सभी का ध्यान बार बार दीवार पर बनी एक पेंटिंग के ऊपर जा रहा था। इस पेंटिंग में एक पूरा ब्लैक पैंथर नीली आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। उस जानवर की आंखें एकदम जीवित लग रही थी। उस जानवर का तेज अभी भी उस पेंटिंग से बाहर छलक रहा था। शौर्य और उसके साथियों को पेंटिंग को घूरते देखकर मनोज ने अपना गला साफ किया और बोला, ये हमारे कुल के कुलपुरुष है, हम इन्हीं के वंशज है। कहते हैं कि उन्होंने जब अपना इंसानी रूप धारण किया तब उन्होंने एक इंसानी औरत से शादी की और वहां से हमारा वंश आगे बढ़ा।
पर हम भले इनके वंशज है, पर इनकी जाति में हम अर्धमानवों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तभी शेरा बोला, अरे देंगे भी क्यों, तुम लोग तो मिक्स ब्रीड हो। ये सुनकर शौर्य और सम्राट ने कसकर शेरा के सिर पर मुक्का मार दिया और शेरा तुरंत मुंह बंद करके बगल में जाकर खड़ा हो गया। तभी मनोज ने शौर्य को देखा और कहा, आप गरिए तो नहीं लगते, क्योंकि किसी भी गरिए के पास आपके जितनी शक्ति नहीं होती। ऊपर से आपने जो हमला किया था वो काफ़ी खतरनाक था, और वो भी दूरी से किया था, पर फिर भी आपका हाथ मुझे लग गया था। मनोज की बात सुनकर शौर्य ने आंखें घुमा दी। फिर उसने शांति से कहा, मैं सच में एक गरिया ही हूँ, पर मुझे 2 साल पहले एक बेनाम साधु ने अपनी सिद्धि दी है, इसीलिए भेद चराते चराते मैंने थोड़ी साधना सीखी है। इसका उपयोग मुझे अपनी भेड़ों की रक्षा करने में होता है। शौर्य का जवाब सुनकर मनोज ने आगे का च नहीं पूछा, पर मन ही मन उसने सोचा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है क्या? कोई भी गरिया बन सकता है, पर बिना ज्ञान के गरिया कभी साधक नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे बारे में बाद में जानकारी निकाल लूँगा। ऐसा सोचकर मनोज उन्हें लेकर विश्राम कक्ष में चला गया। यहाँ आकर मनीषा की माँ और मनीषा ने अपनी बातें शुरू कर दी। वहीं उन्होंने शौर्य और सम्राट को कुछ पूछा भी नहीं। तभी एक सुडौल और ताकतवर दिखने वाला एक लड़का दरवाजे से अंदर आया। उसने जब मनीषा को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, मनी तू अपनी ये हरकतें कब बंद करेगी? तेरी वजह से पूरे राज्य को परेशान हो रही है। हमारे काम का बोझ बढ़ गया है और पिताश्री काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सुनकर मनीषा ने भी उठकर गुस्से से कहा, जब तुम सुधार जाओगे मैं भी अपनी हरकतें बंद कर दूंगी। तुम पहले अपनी अयाशी भरी जिंदगी से बाहर आओ और उन कोठों पर समय बिताना बंद करो। ये सुनकर उस लड़के का मुंह बन गया और उसने गुस्से से इधर उधर देखने शुरू किया, और उसकी नज़र शौर्य और सम्राट पर पड़ी। अब क्या करने वाला है मनीषा का ये भाई? क्या ये बेचारा शौर्य के हाथों पिटेगा? क्या शौर्य सच में मनीषा से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या देखा था शौर्य ने शहर में उस जगह पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य को राजा मनोज ने अपने घर बुला लिया था। यहाँ आते ही मारजार कुल के लोगों ने शौर्य का अच्छा स्वागत किया, पर कुछ देर बाद उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जब शौर्य और उसके साथी विश्रामगृह में बैठे थे उस वक्त मनीषा का भाई वहां आकर उसे ज्ञान देने लगता है, पर मनीषा के उल्टे जवाब से वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये मनीषा का भाई भूपेश था। जब भूपेश को मनीषा की बातें अच्छी नहीं लगी तो उसने अपना गुस्सा निकलने के लिए यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। उसकी नज़र मनोज पर भी पड़ी, पर उसने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और शौर्य और सम्राट को देखते हुए बोला, ये गरिए यहाँ क्या कर रहे हैं? हम मारजार कुल वालों को कब से ऐसे लोगों को महल के अंदर बुलाने की ज़रूरत पड़ गई? जब भूपेश ने देखा कि शौर्य और सम्राट ने उसे देखा भी नहीं तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और बोला, तुम जैसे लोगों की हमारे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। फिर भूपेश ने अपने गमछे को झटका और बोला, जरा खुद के कपड़ों को देखो, पूरे के पूरे मैले हैं। तुम दोनों की वजह से हमारी कुर्सियाँ गंदी हो गई है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शौर्य और सम्राट ने अपना सिर भी नहीं उठाया था। तभी शौर्य ने अपना सिर घुमाकर मनोज को देखा, जो चुपचाप उसके बेटे को ऐसे घमंड में बड़बड़ाते हुए सुन रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी मनीषा को और भी बुरा लगा और उसने ही गुस्से से कहा, थोड़े अदार के साथ बात करो भूपेश। ये हमारे महल के या हमारे राज्य के लोग नहीं है, ये लोग इस राज्य के अतिथि है। पर भूपेश को मनीषा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने और भी अधिक इतराते हुए कहा, ओह तो ये हमारे अतिथि है, मुझे पता नहीं था। पर तुम्हारी औकात भी इनके जैसे लोगों से ही पहचान बनाने की है। तुम वैसे भी कर क्या सकती हो? फिर भूपेश ने अपना मोर्चा एक और बार शौर्य की ओर किया और बोला, तुम जैसे मोटे चमड़ी के लोगों को मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसे बेशर्म की तरह बैठे हो। तुम्हारे ना माँ बाप का पता होता है ना ही घर का, और यहाँ बैठकर सिर्फ ऐसे बड़े बड़े कुलों में जाकर भीख मांगते हो। ऊपर से हमारे जैसे किलों की लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें मदद करने के बहाने उनका फ़ायदा उठाते हो। भूपेश जो मन में आए वो बोले जा रहा था और वहाँ मौजूद सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे, पर कोई भी उसे रोक नहीं रहा था। अभी भी शौर्य सिर्फ मनोज को देखे जा रहा था, जो चुपचाप सोमरस का प्याला पकड़कर उसे पिए जा रहा था। शौर्य को मनोज का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने खुद को शांत रखा और भूपेश को कुछ नहीं कहा। जब भूपेश को लगा कि शौर्य और सम्राट उसकी बातों से भी बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं तो उसने आगे बढ़कर शौर्य का गिरेबान पकड़कर उठा लिया और उसकी आंखों में देखकर बोलने लगा, अरे गूंगे हो या बहरे, इतनी देर से चुप क्यों हो? क्या सांप सिंह गया क्या तुम्हें? बोलो ना कुछ तो। शौर्य अभी भी मनोज को देखे जा रहा था। आखिर उसने अपना मुंह खोला और मनोज से पूछा, महाराज क्या यही है आपकी मेहमान नवाजी? ये सुनकर मनोज ने आंखें उठाई और शौर्य को थोड़ी घृणा से देख और कहा, लड़के तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस कुल की लड़की पर नज़र डाल रहे हो। तुमने मेरे बेटी की मदद को की है, पर साथ ही उसके साथ इतना सारा समय बिता दिया है। अगर ये बात बाहर पता चली तो हमारे कुल की बदनामी हो सकती है, इसीलिए हम लोग ऐसे लोगों को जाने नहीं दे सकते।
तभी मनीषा, जो इतनी देर से इन सभी घटनाओं को अपने भाई की बदतमीजी समझकर हल्के में ले रही थी, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गई। मनीषा ने अपना खंजर निकाला और तेजी से भूपेश की तरफ लपक गई, पर बीच रास्ते पर ही राजा मनोज ने अपना एक खंजर मनीषा की तरफ फेंक दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अपने पिता की इस हरकत पर मनीषा ने गुस्से से पूछा, आपका क्या मतलब है पिताश्री? आप मुझे मदद करने वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर राजा मनोज ने सख्त भाव से कहा, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। अगर तुम इनसे कभी नहीं मिलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज जो कुछ भी इनके साथ होगा इसकी पूरी जिम्मे तुम होगी। ये सुनकर मनीषा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने कृतघ्न होंगे जो शौर्य को ही आज मारने की कोशिश करेंगे। तभी शेरा की आवाज आए, अबे ये बिल्लो रानी का बाप तो पूरा साइको निकला बे। ऊपर से इसका बेटा भी वैसा ही निकला। लगता पूरे परिवार में ये बिल्लो रानी ही थोड़ी समझदार दिखती है। तभी शौर्य ने आराम से भूपेश के हाथों को जकड़ लिया और उसका हाथ अपने गिरेबान से हटा दिया और बोला, सही बात है शेरा, ये कातिलों का कुल है, इनके लिए खून के रिश्ते भी पानी से ज्यादा पतले होते हैं। तभी भूपेश ने अपने हाथों को शौर्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जैसे अनपढ़ लोग क्या जानो कुल का मान सम्मान क्या होता है। तुम्हारी वजह से हमारे कुल की इज्जत अब दांव पर लगी है। पर शौर्य ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मनोज को घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में हमें नुकसान पहुंचाने के सपने देख रहे हो? इस सवाल पर मनोज ने अपने हाथ का प्याला शौर्य की ओर फेंक दिया और बोला, हाँ मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरा राज्य है। तुमने कुछ साधना सीखी होगी, लेकिन साधना स्तर भी कोई चीज़ होती है। तुम्हारे साधना का स्तर हम बाप बेटों जितना तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब चुपचाप अपनी मृत्यु को स्वीकार करो और अपने मार्ग पर निकल जाओ। वैसे भी तुझे भेड़ों को लेने के लिए कोई आ रहा है। मनोज की बात सुनकर शौर्य अचानक समझ गया कि मनोज के इस बदलाव के पीछे कुछ तो कारण है। शौर्य ने सख्त आवाज में पूछा, ओह तो तुम्हें किसी ने हमें मारने के लिए कहा है? ये सुनकर मनोज ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। मेरे तुम्हारे पास आने से पहले ही मुझे एक गरिए को मारने का आदेश मिला था जिसके पास माथे पर सींग वाली भेड़े है। और संयोग तो देखो वो तुम ही निकले जिसने मेरी बेटी को बचाया है। इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बहला फुसला कर लाया है। ये सुनकर शौर्य की हंसी चौड़ी हो गई और अगले ही पल उसका हाथ किसी खंजर की तरह भूपेश के दिल के आर पार हो गया। शौर्य के हाथ में भूपेश का धड़कता दिल था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। सम्राट ने टेबल पर रखा सोमरस का प्याला उठाया और मुंह को लगाकर एक घूंट लिया और बोला, शेरा इट्स शो टाइम। अगले ही पल उस कमरे में बिजली कड़की और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सम्राट ने मनोज की गर्दन को जकड़कर उसके शरीर में हजारों वोल्ट की बिजली को स्थानांतरित कर दिया था। ये झटका इतना जबरदस्त था कि मनोज के सारे कुंडलिनी चक्र नष्ट हो गए। सम्राट ने मनोज को किसी कचरे की तरह फेंक दिया। उसके बाद वह मनीषा की ओर मुड़ा और माफी मांगते हुए बोला, ये सिमरलोक है राजकुमारी, यहाँ कौन किस वक्त पलट जाए उसका भरोसा नहीं है। हम भी अब मजबूर थे। ये सुनकर मनीषा और उसकी माँ, जो इतनी देर से डरे हुए थे, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, मार्जार कुल के लोग इतने धोखेबाज हो सकते हैं, इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं थी। तभी मनोज, जो बुरी तरह घायल हो चुका था, उसने धीरे धीरे आंख खोली और बोला, रुको, तुम इससे आगे कुछ नहीं करोगे। इन सभी घटनाओं का मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, कृपया मेरे परिवार को कुछ ना करो। मनोज पैर पकड़कर रोने लगा। उसकी बात सुनकर शौर्य ने उसके बालों को पकड़कर उठाया और कहा, तुम मनीषा के बाप हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी तक जीवित रखा है। अगर तुम कोई और होते तो मैं तुम्हें कभी का ऊपर पहुंचा चुका होता। अब मैं जो पूछूं उसका जवाब दो, कौन है वो लोग? शौर्य का सवाल सुनकर मनोज का सिर झुक गया और फिर उसने हकलाते हुए कहा, ये लोग मध्य क्षेत्र के एक खास आश्रम के लोग हैं। इस आश्रम के लोग खास जानवरों को पालकर उनसे दवाएं और औषधियां बनाते हैं। ये आश्रम मध्य क्षेत्र में पशु वेद आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने मनोज को छोड़ दिया और खड़े होकर शेरा से बोला, शेरा जाकर भीड़ों को बाड़े से बाहर निकालो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शौर्य की बात सुनकर शेरा अचानक गायब हो गया और भीड़ों के पास पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर शेरा ने देखा कि कई सारी लाशें वाहन गिरी हुई है और उनकी भीड़ें भी कुछ हद तक घायल हुई है। जब इस नज़ारे को शेरा ने देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये मनोज के लोग थे जो भीड़ों को पकड़ने यहाँ आए थे, मगर भीड़ों ने इनकी ही बैंड बजा दी थी। मनोज और उसके परिवार के लोग अभी भी सदमे में थे। इस वक्त मनीषा भी अपने पिता को संभालते हुए उसे लेकर बगल में खड़ी थी। शौर्य ने मनीषा को देखा और बोला, तुम्हारे पिता की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अब कुल की जिम्मेदारी लो और इस राज्य को सही मार्ग पर लेकर जाओ और अपने पिता की तरह कभी भी किसी का विश्वासघात मत करना। तुम्हारे अगले मार्गक्रमण के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना कहकर शौर्य वहां से निकल गया। उसने एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। जब शौर्य और सम्राट बाहर आए तो उनके सामने शेरा और सभी भीड़ें वापस जाने के लिए खड़े थे।
शौर्य ने जब अपनी भेड़ों की घायल अवस्था देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत अपने रिंग से गोलियां निकाली और उन्हें खिला दी। कुछ ही देर में सभी भेड़ें ठीक हो गई। कुछ ही देर में शौर्य और उसके साथी मार्जार कुल के शहर से बाहर निकल आए। रास्ते में जाते हुए शेरा सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा था, साले भेड़ चोर, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। बस वो भेड़ चोर मुझे एक बार मिल जाए, मैं उन्हें मुक्त सारणी में डालकर जीते जी नर्क की सजा कैसी होती है उसके दर्शन कराऊंगा। शेरा को इतना गुस्सा देखकर शौर्य ने कहा, ज्यादा फड़फड़ा मत। जो लोग हमारी भेड़ें चुराना चाहते हैं वो कोई आम लोग नहीं है। वो लोग मध्य क्षेत्र के पशु वेद आश्रम के लोग हैं। उस आश्रम को ऐसे अजीब जानवर पालने की बहुत खुजली है। ये सुनकर शेरा चलते चलते रुक गया और बोला, अबे ये तो वही लोग हैं जो अपन की चोरी करने की स्किल को देखकर अपन को उनके साथ ले जाना चाहते थे। कहते हैं कि ये आश्रम खास जानवर लोगों पर प्रयोग करते हैं और उनकी शक्तियां निकाल लेते हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हारी भेड़ों पर अपनी आंख गड़ाई है तो उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। भीड़ू, लगता है तुझे भेड़ों को वापस अंदर भेजना होगा। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। जब से वो यहाँ आया है उसके पीछे आने वाले दुश्मनों की संख्या दिन बे दिन बढ़ते जा रही थी और उसने भी अपने दुश्मनों को आधा अधूरा मारकर छोड़ दिया था। अब उसे अपनी इस गलती पर गुस्सा आने लगा था। शौर्य ने लाल आंखों से अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, जब तक इन लोगों को यमराज के दर्शन नहीं कराए जाएंगे ये साले बिल से एक के बाद एक बाहर आते ही जाएंगे। लगता है इनके बिल को बंद करने का समय आ चुका है। वहीं पीछे मार्जार कुल के राजा मनोज ने अपने एक सेवक को उन लोगों के पास भेजा जिन्होंने शौर्य को मारने की सुपारी दी थी। जब सेवक ने पशु वेद आश्रम को बताया कि मार्जार कुल ने शौर्य को मारने से मना किया है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस सेवक के सामने था उसने अपने हाथ के कमंडल को जमीन पर पटक दिया। लकड़ी से बना वह कमंडल टुकड़ों में बिखर गया। उस बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींची और बोला, एक छोटे से गरिए को ये लोग नहीं मार पाए, हद है ये तो। अब लगता है मुझे पुरदल के साथ उस बच्चे से निपटने के लिए जाना पड़ेगा। उस बूढ़े ने अंदर देखकर आवाज लगाई, पुरुषोत्तम दल के लोगों को सूचित कर दो कि हम लोग अभी के अभी उस गरिए को मारने के लिए निकल रहे हैं। हमें किसी भी हाल में वह भेड़ें प्राप्त करनी ही होगी वरना महागुरु हमें नहीं छोड़ेंगे। आदमी का आदेश मिलते ही पुरुषोत्तम नाम का आदमी तुरंत वहां से गायब हो गया और बाकी दल के लोगों को सूचित करने चला गया। इधर शौर्य मार्जार कुल से बाहर निकल आ चुका था। इस वक्त उसके अंदर क्रोध की अग्नि धधक रही थी। तभी अचानक उसे उस जगह की याद आई जो उसने मार्जार कुल में देखी थी। शौर्य ने शेरा और सम्राट को एक नज़र देखा और फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सम्राट और शेरा, मुझे एक खास जगह के बारे में पता चला है। मुझे लगता है कि उस जगह पर कुछ खास छुपा हुआ है। हमें उस जगह पर जाना चाहिए क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस जगह हमें बहुत ही खास चीज़ मिल सकती है। ये सुनकर शेरा की तो आंखें चमक गई, क्योंकि शौर्य को अगर कोई जगह खास लगती है तो उस जगह खजाना तो जरूर होता है। यूं दोनों ने तुरंत शौर्य के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। शौर्य ने कुछ समय के लिए अपनी भेड़ों को डायमेंशन में भेज दिया और तुरंत तीनों उस जगह की ओर निकले जो शौर्य ने मार्जार कुल के नगर के बाहर महसूस की थी। कुछ ही देर में तीनों उस जगह के बाहर खड़े थे, या कहे कि उसके ऊपर खड़े थे, क्योंकि ये जगह जमीन के अंदर थी। शौर्य ने धराशक्ति का प्रयोग करके जमीन में सुरंग बनाई और तीनों उस सुरंग से अंदर उतर गए। जब तीनों जमीन में गहराई तक उतरे उन्हें एक पुराना रास्ता मिला। उस रास्ते पर उतरते ही शौर्य ने अपने रिंग से टॉर्च निकाली और वहां उजाला किया और उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगा। धीरे धीरे तीनों सुरंग की दीवारों को जांचते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही शौर्य ने देखा कि पूरे रास्ते कई नरमुंड और कंकाल लगभग गल चुकी हालत में मिल रहे थे। इससे ये साबित हो रहा था कि ये कंकाल बहुत पुराने हैं और लंबे समय से कोई भी इस जगह पर नहीं आया। ये कौन सी जगह शौर्य चला गया है? कौन सी चीज़ शौर्य का आगे इंतजार कर रही है? क्या मिलने वाला है उसे आगे जाकर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य, सम्राट और शेरा की तिकड़ी खजाने की खोज में मार्जार कुल की राजधानी से बाहर कुछ दूरी पर एक गहरे सुरंग में उतर गए थे। चलते चलते शौर्य, सम्राट और शेरा बैटरी के उजाले में धीरे धीरे चलने लगे थे और वहां पड़े कंकालों का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। अरे सम्राट, अगर अपन तेरे सिर पर बिजली का बल्ब लगा देंगे तो वो जल जाएगा क्या? क्योंकि अपन ने देखा कि तू बिजली का झटका अच्छा देता है। शेरा ने सम्राट की टांग खोली खींचते हुए कहा। ये सुनकर सम्राट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने ज्यादा आवाज ना हो इसीलिए शेरा से कुछ नहीं कहा और उसे सिर्फ घूरते रहा। तभी आगे जाते हुए शौर्य अचानक रुक गया। जब तिकड़ी ने सामने देखा तो आगे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिख रहे थे। बहुत सारे यानी सच में बहुत सारे। उनके सामने लगभग 50 से भी ज्यादा सुरंगें दिख रही थी और इन सुरंगों को देखकर अचानक शेरा फिर एक बार बोल पड़ा, ओ तेरी, ये तो आगे का रास्ता नहीं बल्कि दीवार में बनी मच्छरदान लग रही है। अब अपन किस छेद से जाएंगे? इस वक्त शौर्य बड़े ही ध्यान से हर छेद को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर अपनी अंगूठी से एक लेजर लाइट निकाली जो मेलों में मिलती है। ये उसने उस वक्त खरीदी थी जब वह कालभैरव के दर्शन करने गया था।
शौर्य सबसे पहले पहली सुरंग के पास गया और उसे उस गुफा के अंदर चलाया, पर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने अगले में किया, पर वहां भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे शौर्य ने सभी सुरंगों में एक के बाद एक लेजर लाइट को चलकर देखा। इस दौरान सिर्फ एक सुरंग से लेजर लाइट अंदर किसी चीज से टकराकर वापस आ गई थी। जब सभी सुरंगें छानने के बाद शौर्य पता चला कि सिर्फ एक ही सुरंग इन सभी में अलग है, तो शौर्य ने आग का गोला प्रकट किया और उस अलग सुरंग में डाल दिया। कुछ ही देर में वह गोला हवा में तैरते हुए सीधा उस सुरंग में चला गया। इन तीनों को लगा था कि इसी सुरंग से जाने का असली रास्ता होगा, पर अगले ही पल एक खतरनाक हिंसक आवाज आए और शौर्य ने फेंका आग का गोला सीधा वापस आ गया। शौर्य तुरंत बगल में हट गया और उसने उस गोले को पास होने दिया। शौर्य और उसके साथी जैसे ही बगल में हो गए, एक बड़ा सा मुंह सुरंग से बाहर आया और उसने जोरदार झपट्टा मार दिया। पर तीनों अब तक काफी दूर हट चुके थे, इसीलिए उसका निशाना चूक गया। जब शौर्य ने इस मुंह को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। ये एक विशालकाय ड्रैगन जैसा सांप था, क्योंकि उसके मुंह से साफ दिख रहा था कि वो ड्रैगन नहीं है, पर उसके रीढ़ की हड्डी पर मछलियों जैसे फिन थे और त्वचा सांप की तरह एकदम मुलायम थी। तभी शेरा चिल्लाते हुए बोला, आइला, ये तो एनाकोंडा निकला बे। उस सांप ने उस सुरंग से बाहर आकर वहां के खुली जगह को लगभग अपने शरीर से घेर लिया था। वहां मौजूद उसने अपने मुंह से हिस की आवाज निकाली और आसपास की धूल तुरंत हट गई। तब जाकर शौर्य ने बैटरी के उजाले में उस सांप के पूरे शरीर को देखा। उस सांप की आंखें किसी आईने की तरह चमक रही थी, वहीं उसकी त्वचा काले रंग की थी जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थी। उस सांप के मुंह में लंबे लंबे अंदर की तरफ मुड़े हुए दांत थे। शौर्य ने ये देखा तो उसने अंदाजा लगा लिया कि ये एक प्रकार का अजगर जाति का सांप है। शौर्य ने अपनी रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और दूर से ही हवा में कई सारे हमले कर दिए। शौर्य के हमले सीधा उस सांप के शरीर को कई टुकड़ों में बांटकर निकल गए। जब शौर्य ने देखा कि वह विशाल सांप ऐसे ही तुरंत मारा गया, उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत नीचे जमीन पर आ गया। होस्ट अलर्ट, सामने गिरा सांप मरा नहीं है, वो कभी भी जीवित हो सकता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई, पर वो लगभग बाहर आ गई जब शौर्य ने देखा कि उस सांप के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे। शौर्य ने सांप को ये मौका नहीं देना था, इसीलिए उसने सीधा नर्क अग्नि का आवाहन किया और उस सांप के शरीर को जलाना शुरू कर दिया। नर्क अग्नि के भयानक ताकत के आगे सांप तुरंत जलकर भस्म हो गया। शौर्य ने ये करने के बाद एक गहरी सांस ली, पर तभी जो उसके सामने हुआ उसे देखकर शौर्य का इस दुनिया से लगभग विश्वास उड़ गया, क्योंकि शौर्य के सामने उस सांप को आकृति वापस एक बार प्रकट होने लगी। ये देखकर शौर्य और अधिक हैरान हो गया। तभी शेरा की गुस्से भरी आवाज आए, अबे क्या भैरो बनेगा रे तू। उस सांप के माथे पर देख, वहां एक काला निशान है। ये एक श्रापित जीव है और इसे श्राप से इस जगह पर बांधा गया है। पहले अंदर जाकर श्राप तोड़ने का रास्ता ढूंढ। ये सुनकर शौर्य की भौहें फड़कने लगी और बोला, अबे वो पूरा काला है तो काले रंग में काला निशान मैं कैसे ढूंढूंगा। इतना कहकर शौर्य ने उस सांप के फिर एक बार छोटे छोटे टुकड़े किए और तुरंत इस सांप की सुरंग में घुस गया। शौर्य के पीछे सम्राट और शेरा भी खुद गए। इस बार शौर्य ने चलने की बजाय उड़ने का सोचा और तेजी से रास्ता पार करने लगा। कुछ हो देर में शौर्य और उसके साथी सुरंग के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने एक विशालकाय चित्रलिपि में बना शिलालेख था। इस सुरंग में आगे जाकर एक और छोटी सुरंग थी, मगर वह बंद थी। उसके सामने एक विशाल विशिष्ट सारणी बनी हुई थी। तभी उन तीनों ने देखा कि वह सांप उनकी तरफ वापस आ रहा है। शौर्य के पास उस शिलालेख को पढ़ने का समय नहीं था। उसने उस शिलालेख पर रोशनी डाली और सिस्टम से कहकर उसकी तस्वीरें अपने दिमाग में निकाल ली। शेरा तुरंत अगली सुरंग के सामने गया और उस सारणी को तोड़ने बता गया। इधर वह सांप तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। शौर्य ने एक विशालकाय नर्क अग्नि का गोला निर्माण किया और उस सांप की ओर फेंक दिया। सांप ने अपना मुंह खोला और वह उस सुरंग जितना बड़ा हो गया और उसने एक झटके से उस गोले को निगल लिया और तेजी से वापस अपना मुंह खोलकर शौर्य की ओर बढ़ गया। शौर्य के पास आगे क्या करे ये सोचने का समय नहीं था और वो ब्लैंक हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई शत्रु उसके हाथों मर नहीं पा रहा था। सांप सीधा शौर्य के सामने आया और जैसे ही वह शौर्य को निगलने वाला था, अचानक शौर्य को सम्राट ने धक्का दे दिया और वह खुद सांप के सामने आ गया। सम्राट ने पहले ही अपना जीवन जी लिया था, इसीलिए उसे अपने जान से बढ़कर शौर्य की परवाह थी। शौर्य इस समरलोक का भविष्य था। अगर उसे कीचड़ हो गया तो समरलोक दानवों के हाथ में चला जाएगा और ये दुनिया अंधेरे में छल जाएगी। यही सब सोचते हुए सम्राट ने शौर्य को दूर धकेल दिया था। जैसे ही वह सांप सम्राट को साबुत निगलने वाला था, अचानक उस सांप का शरीर भस्म होने लगा। उस सांप का मुंह सिर्फ कुछ इंच दूरी पर था, जो अगले ही पल सम्राट को निगलने वाला था। सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह सांप गायब हो चुका था। तभी शौर्य अपने होश में आया और उसने सम्राट को नीचे खींच लिया और तुरंत शीर्ष के पीछे जाकर उसने झट से कुछ आध्यात्मिक पत्थर नीचे फेंक दिए और हस्तमुद्राएं बनाने लगा।
शौर्य इस बार सब कुछ इतनी तेजी से कर रहा था कि उसके हाथों को कोई भी नहीं देख पा रहा था। अगले ही पल एक मोटा बैरियर पहली सुरंग और दूसरी सुरंग के बीच बन गया, और तभी सम्राट ने देखा कि वो जिस जगह था वहां सांप वापस प्रकट हो गया और उसने सीधा अपना मुंह उस दीवार पर दे मारा। सांप सीधा जाकर दीवार से टकरा गया और वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। इधर शेरा अपने दिमाग पर जोर देकर उस सारणी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी शौर्य उसके पास आया और उसने उस सारणी को तोड़ने में शेरा की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों इस वक्त पूरे ध्यान से उस सारणी को तोड़ने में लगे हुए थे, पर तभी वह सांप वापस खड़ा हो गया और उसकी नजरें इन तीनों पर पड़ी। सम्राट को अपने जीवन में दूसरी बार डर लग रहा था। ऐसा डर उसे शौर्य के सामने लगा था, पर अब उसके सामने एक मामूली सांप था जो अमर था। इससे नहीं डरेगा तो किससे डरेगा। उस सांप ने अपने शरीर को किसी धनुष की तरह पीछे मोड़ा और स्प्रिंग की तरह वापस एक बार शौर्य के बनाए उस बैरियर पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि सुरंग की दीवारें कांप गई, पर शौर्य और शेरा ने अपना पूरा ध्यान सारणी को तोड़ने में लगा दिया था। शेरा ने अपने ओंठ दबाए और बोला, बस कुछ मिनट और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए शेरा ने वापस अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इधर वह सांप यू के बैरियर पर टक्कर मारे जा रहा था और अब उस बैरियर के सतह पर बालों जितनी छोटी छोटी दरारें आने लगी थी। सम्राट अब तक बहुत डर चुका था। उसने गलियां बकते हुए कहा, अबे सालों जल्दी करो, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। अगर इसे हम कितनी बार भी मारेंगे तो वो बार बार जीवित हो रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं इस बैरियर को अंदर से तोड़ दूंगा। सम्राट को ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करते हुए देखकर शौर्य को तीव्र इच्छा हो रही थी कि इसकी एक वीडियो बना ले, पर इस वक्त उसके सामने बहुत जरूरी काम था। शौर्य ने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली और उस सारणी को तोड़ने लगा। एक क्रैक की आवाज हुई और शौर्य के सामने बनी सुनहरी सारणी कांच की तरह टूट गई। वहीं उसने बनाया बैरियर भी अब तक पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही वह सांप उन तीनों को एक साथ निगलने वाला था, उन तीनों ने तेजी से सामने बनी सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही तीनों सुरंग के अंदर चले गए, उस सांप ने उनका पीछा करना अचानक बंद कर दिया, जैसे उसका मार्ग यहीं तक था। शौर्य और उसके साथियों ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और पूरी रफ्तार से अंदर चले गए। जब सभी लोग उस सुरंग को पार करके आगे आगे आए तो उन्हें हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। उन तीनों के चेहरे पर एक सुकून सा आ गया, पर जब वो तीनों सुरंग को पूरा पार करके बाहर आए, सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फैल गई। उनके सामने हरे जैद पत्थर से बना विशालकाय महल था। इस महल की बनावट काफ़ी हद तक प्राचीन राजस्थानी शैली से बने महल से मिलती जुलती थी, पर एक बात साफ दिखाई दे रही थी कि इस महल के अंदर एक भी जॉइंट या फिर कोई बाहर जुड़ाव नहीं था। ये पूरा महल सिर्फ एक अखंड शिला से बना हुआ था, बिल्कुल कैलाश मंदिर की तरह जो पृथ्वी पर है। अपने कुछ पलों के निरीक्षण में शौर्य ने अपने इतिहास के विद्यार्थी होने के ज्ञान का पूरा फायदा उठा लिया था। उन तीनों ने सतर्कता से उस महल की सीढ़ियों को चलना शुरू कर दिया और अंदर जाने लगे। उनके सामने महल का मुख्य दरबार साफ दिखाई दे रहा था, और उस दरबार में सामने की तरफ ऊंचाई पर एक सिंहासन दिखाई दे रहा था। पर शौर्य की नज़रों में वो सिंहासन कम एक बिस्तर था, क्योंकि वहां चादर ओढ़े कोई सोया हुआ दिखाई दे रहा था। तभी शेरा तपाक से बोला, अबे ये सीन तो किसी फिल्म की तरह लग रहा है, जहां हीरो के पिछले जन्म का प्यार उसका इंतजार कर रही होती है। बोले तो अतृप्त आत्मा। पर शेरा के इस बात पर सम्राट और शौर्य ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरबार में कदम रखा, वह आकृति चादर धके ही सीधा उठकर बैठ गई। उसके उठते ही पीठ पर लहराते काले घुंघराले बाल ही उन्हें दिखाई दे रहे थे। जब शेरा का ध्यान उसकी तरफ गया, वो अपनी जगह पर उछाल गया और बोला, झाड़ की पत्ती भेड़चोर, ये तो बहुत है। अबे इसके डायन जैसे लंबे लंबे बाल है। ऐसा कहकर वह लगभग सम्राट के ऊपर चढ़ गया। पर तभी शौर्य बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू पूर्व भैरव का साथी था। साला तू कब से भूतों से डरने लगा ने। पर तभी उस आकृति के चेहरे से चादर धीरे धीरे नीचे सरकने लगी और तीनों का गला सूख गया, क्योंकि जो खूबसूरत नज़ारा उन तीनों ने देखा वो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये आकृति एक लड़की की थी, जिसके माथे पर 3 पत्तियों का कमल था। उसकी सुराहीदार गर्दन और उसके रसगुल्ले जैसे गाल उसकी खूबसूरती को बयां कर रही थी। वही गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ओंठ और उनके नीचे एक टीके की तरह बना हल्का काला तिल उसे और भी अधिक खूबसूरत बना रहा था। पर जैसे जैसे उसके शरीर से चादर सरकने लगी, तीनों की आंखें बड़ी हो गई और तीनों ने एक दूसरे की आंखें बंद कर दी। पर शेरा तो शेरा था, उसने तुरंत कहा, अबे भाई लोग, इसने तो बिकिनी पहनी है। ये सुनकर शौर्य और सम्राट की भौहें फड़क उठी और उन्होंने उस लड़की को देखने के बजाय अपने नजरें झुका ली। तभी किसी चांदी की घंटी जैसी मधुर आवाज आई, आर्य तुम मुझे लेने आ गए। ये सवाल सुनकर तीनों का मुंह बन गया और शेरा बोल पड़ा, अबे ये आर्य कौन है बे? अपन को तो लोग शेरा बोलते हैं। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। पर तभी शौर्य ने शांति से कहा, देवी आप किसके बारे में बात कर रही है? ये सुनकर उस लड़की ने अपनी खुली टांगों को सिंहासन से नीचे की ओर मोड़ लिया और उनके तरफ चेहरा करके अपनी नक्काशीदार आंखों को खोलते हुए कहा, आर्य यानी मेरे पति।
मुझे दुर्वानकुर महर्षि ने यहाँ रुकने के लिए कहा था और उसका इंतजार करने के लिए कह दिया था। उनके अनुसार मेरे पति यहाँ मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे और मेरा विवाह उनके साथ ही होगा। तभी शेरा बोला, पर लगता है तेरे को वो जो भी है मामू बना गया। अगर उसकी बात सही होती तो कोई अकेला लड़का तेरा पति बनने आ जाता, पर हम तो 3 लोग हैं। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा फिर एक बार ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी निगाहों से शेरा को देखा और बोली, ये तो काफ़ी दिलचस्प बात है कि एक कुत्ता बोल भी सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से अपने लंबे लंबे नाखून दिखाकर कहा, अगर अगली बार तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये सुनकर शेरा के पैर कांपने लगे क्योंकि उस लड़की के आवाज में एक अजीब सा दबाव था। पर फिर भी शेरा खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम क्या बिल्लियों के घराने की हो क्या? अब क्या करेगी वह लड़की शेरा के साथ? क्या अपने बड़बोलेपन से फंस जाएगा शेरा? अब कौन बनेगा इस लड़की का पति? क्या शौर्य ढूंढ पाएगा उस सांप के श्राप को तोड़ने का मार्ग? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।